तो हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे? हम लोगों ने कल स्टार्ट करा था पढ़ने से, हमारा कल पहला टॉपिक था कि अगर आपको डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर हमने इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का ग्राफ देखा था और लास्ट में हमने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस भी अपना उसका फॉर्मूला डेराइव कर लिया था। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितना आता था? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी बाई लैम्डा प्लस 1 और टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कितना आता था? 2 टाइम्स ऑफ डी बाई लैम्डा प्लस 1/2 ये आता था। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय अ ग्लास स्लैब, मतलब YDAC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपके दो सोर्स ऑफ लाइट थे, दो स्लिट्स थे जहां से लाइट आ रही थी S1 और S2, अगर उसमें से किसी भी एक के पाथ में अगर आप एक ग्लास का स्लैब रख दें तो उससे क्या अंतर पड़ेगा, पाथ डिफरेंस पे क्या अंतर पड़ेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय, पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय, पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय अ ग्लास, पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय अ ग्लास स्लैब, पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय अ ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, सबसे पहले तो इसका समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से आपका आ रहा है मान लो S1 और इधर से आपका आ रहा है S2। ठीक है, दोनों रेज ऑफ लाइट आ रही है, दोनों रेज ऑफ लाइट सेम टाइम पर यहां से चलना स्टार्ट करी थी। मान लीजिए आपने दूसरे वाले के रास्ते में यहां पर एक ग्लास स्लैब को डाल दिया। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस है आपका T, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका ईटा और इस ग्लास के मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम मान लेते हैं V। ठीक, दूसरा वाला जो रे ऑफ लाइट है इसके रास्ते में कुछ नहीं है, मतलब यहां पर आपका एयर है। ठीक, अगर यहां पर एयर है तो यहां पर इसका स्पीड क्या होगा, जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है वही होगा, मतलब इसमें यहां पर कितना होगा? C होगा। यहां पर कुछ है नहीं, बट हम मान लेते हैं कंपेयर करने के लिए यहां पर हमें एक एयर का कॉलम ले लेते हैं ताकि हम तुलना कर पाए। यहां आपका ग्लास है और इसे कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एयर का ही एक कॉलम यहां पर ले लिया है, कितने थिकनेस का? T थिकनेस का। ठीक, अब हमें देखना है कि यहां से यहां क्रॉस करने में लाइट को कितना समय लग रहा है और सेम यहां से यहां क्रॉस करने में लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल, कितना समय लग रहा है। ठीक है, अगर आपका रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब से गुजरेगा जिसका थिकनेस T है, तो यहां से यहां आने में इसको एक साइड से दूसरे साइड आने में कितना टाइम लगेगा? डेल्टा T टाइम मान लेते हैं कि इसको टाइम लगा डेल्टा T। ये डेल्टा T क्या होगा? टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यहां पर डिस्टेंस कितना है? थिकनेस T, थिकनेस T डिवाइडेड बाय आपका स्पीड कितना है इस मीडियम में? ग्लास में आपका स्पीड है V। ये दोनों T अलग है, ये डेल्टा T टाइम बता रहा है और ये T आपका थिकनेस बता रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से यहां से A से मान लेते हैं B तक आने में डेल्टा T टाइम लगा। डेल्टा T टाइम कितना होगा? थिकनेस T बाई V, जहां V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ईटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका C बाई V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां से आप V को निकाल सकते हैं क्या? V इक्वल टू C बाई ईटा। यहां पर आपने जो V निकाला वो यहां पर डाल दो, तो आपका T यहां पर डेल्टा T कितना हो गया? T अपॉन C बाई ईटा। मतलब यहां से आपका जो डेल्टा T टाइम आया, डेल्टा T टाइम वो कितना आ गया? ईटा, T टाइम्स ऑफ ईटा बाई T टाइम्स ऑफ ईटा बाई C। मतलब रे ऑफ लाइट को A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में इस ग्लास स्लैब को थिकनेस T के ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? T टाइम्स ऑफ ईटा बाई C। इतने ही टाइम में मान लीजिए यहां पर भी एक रे ऑफ लाइट था, पॉइंट A' पर था। इस रे ऑफ लाइट ने जो A' पर था, इतने ही टाइम में ये कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें निकालना है। सेम टाइम में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो हमको पता है डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितना है? C। इस C को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा T से, हमें पता चल जाएगा कि यहां से डेल्टा T टाइम में रे ऑफ लाइट कितनी दूरी तय करेगा। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, और टाइम हमारा यहां पर कितना है? डेल्टा T। हमें डेल्टा T टाइम में ही देखना है कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, ये कहां पहुंचा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है C को, उसको डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल्टा T का वैल्यू कितना है? T टाइम्स ऑफ ईटा बाई C। तो यहां से आपका क्या हो गया? C इंटू T टाइम्स ऑफ ईटा बाई C।
सी से सी हो गया आपका कैंसिल, मतलब कि जितने देर में ये वाला लाइट यहां तक पहुंचा, टी थिकनेस को जितने टाइम में ये चला, ये कितना चला, ये चला आपका ईटा टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, मतलब अब ईटा जो होता है आपका क्या होता है, ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है वो क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो ईटा होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, और ये तो हमेशा ज्यादा रहेगा, ये तो हमेशा कम है। किसी भी मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा वो एयर से तो कम ही होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इससे कम है, तो जो आपका पूरा फ्रैक्शन बनेगा ये तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो अगर ये 1 से बड़ा है और यहां पर ईटा भी 1 से बड़ा है, तो ये दूरी जब भी चलेगा तो इससे ज्यादा ही चलेगा। मतलब कि जितने देर में या ये वाला रे ऑफ लाइट बी तक पहुंचा होगा, उतने देर में ए डैश वाला लाइट कहीं यहां पर बी डैश तक पहुंच गया होगा। मतलब यहां पर पाथ डिफरेंस होगा दोनों में, इसमें भी इस रे ऑफ लाइट में और इस रे ऑफ लाइट में, यहां तक तो दोनों साथ साथ चले, ए तक तो दोनों साथ साथ आए, बट इसके आगे ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया। अब आप बताइए, इस वाले रे ऑफ लाइट को अगर इसे पकड़ना है, अगर इसको रे 1 को पकड़ना है, तो इसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा चलेगा। अगर आपको हम पूछ लें कि डिस्टेंस यहां पर लिखते हैं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, एक्स्ट्रा डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, extra distance to be traveled by, extra distance to be traveled by ray 1, sorry extra distance to be traveled by ray 2, इसको हम बोल देते हैं आपका ray 1, इसको हम बोलते हैं ray 1 और इसको हम बोलते हैं क्या आपका ray 2। तो आपका जो ray 2 है वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगा, तो ये चलेगा ईटा टाइम्स ऑफ टी माइनस ऑफ टी, है कि नहीं। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी है आपका ईटा टाइम्स ऑफ टी, और यहां से यहां कितना दूरी है, टी, तो एक्स्ट्रा कितना चला, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी कितना है, ईटा टाइम्स ऑफ टी माइनस टी, मतलब कितना, ईटा -1 टाइम्स ऑफ टी। मतलब जिस रे ऑफ लाइट के रास्ते में आप इस ग्लास स्लैब को रखेंगे, उसे कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ईटा -1 टाइम्स ऑफ टी। आई रिपीट, इस बात को ध्यान से दिमाग में बैठाइए कि जिस रे ऑफ लाइट के रास्ते में, जिस लाइट के रास्ते में ग्लास स्लैब आएगा, उस वाले राइट को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ईटा -1 टाइम्स ऑफ टी। इस बात को अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, ईटा -1 टाइम्स ऑफ टी, लिखिए इसको, हो गया। तो इस पूरे डिस्कशन का एक कंक्लूजन आप याद रखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस लाइट के रास्ते में ग्लास स्लैब आएगा, उसको कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, ईटा -1 टाइम्स ऑफ टी चलना पड़ेगा। याद हो गई ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है। यूज ये है कि सपोज करिए आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे थे पहले, आपने यहां पर क्या किया, 2 स्लिट्स बनाए, ये हो गया आपका स्लिट S1, ये हो गया आपका स्लिट S2, दोनों के बीच में दूरी कितनी होती थी, d, स्मॉल d। यहां से इधर आपका रखा हुआ है, यहां पर सपोज कर लीजिए आपका स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है। आपको पता था कि यार ये जो आपका सेंट्रल वाला पॉइंट होता था, पहले जब आपका रे ऑफ लाइट आता था, यहां से रे ऑफ लाइट आता था, यहां तक पहुंचता था, फिर सिमिलरली यहां से रे ऑफ लाइट आता था, ये भी यहां तक पहुंचता था, और क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके इस सेंट्रल वाले पॉइंट तक पहुंचते थे, तो दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होता था। और पाथ डिफरेंस नहीं होता था तो यहां पर आपको क्या मिलता था, यहां पर आपको मिलता था सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, यहां पर आपको मिलता था। अब मान लो आपने क्या किया कि आपने इस वाले S1 के रास्ते में यहां पर क्या ला करके रख दिया, एक आपका ग्लास स्लैब ला करके आपने रख दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है और थिकनेस टी है। अब क्या होगा, अब आप बताओ, ये वाला तो जैसे यहां तक पहुंच रहा था पहुंचेगा, मगर इस वाले को जिसके रास्ते में ग्लास स्लैब रखा हुआ है, उसको यहां तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू ईटा -1 इंटू टी। जब ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब यहां पर पहुंचेगा। मतलब यहां पर जो 2 रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके नहीं आ रही है, दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ चुका है। तो क्या अब यहां पर आपको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिलेगा,
नहीं मिलेगा। पहले क्यों? क्योंकि पहले जब दोनों आ रही थी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही थी, कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, डेल्टा एक्स 0 हो जा रहा था, और डेल्टा एक्स जहां 0 होगा वहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। मगर अब यहां पर पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स 0 नहीं है, तो यहां पर अब सेंट्रल ब्राइट स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर बात है कि अगर यहां पर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा तो कहां देखने को मिलेगा? अगला सवाल यह है कि अगर यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अब आप देखो, यहां दिमाग लगाओ। ये वाला रे ऑफ लाइट ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कितना ज्यादा दूरी तय कर रहा है? ईटा -1 टाइम्स ऑफ टी। ऊपर वाला रे ऑफ लाइट ज्यादा दूरी तय कर रहा है, नीचे वाला क्या आपका कर रहा है? कम कर रहा है। अगर जहां पर भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा वहां क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स 0 होना चाहिए, मतलब वहां कोई पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जो कम तय कर रहा है दूरी, अगर इसको हम ज्यादा दूरी तय करवा दें तो क्या दोनों का डेल्टा एक्स 0 हो सकता है? जो दूरी तय कम कर रहा है रे ऑफ लाइट, अगर इसको हम ज्यादा दूरी तय करवा दें तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, और जहां ये इसके बराबर हो जाएगा वहां डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, इसको ज्यादा दूरी अगर मुझे तय करवाना है तो मैं ऊपर वाले किसी पॉइंट पर जाऊंगा कि नीचे वाले किसी पॉइंट पर आऊंगा? ऊपर वाले पॉइंट पर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ेंगे ऊपर वाले हर पॉइंट की दूरी S2 से बढ़ती जाएगी, और आपको ज्यादा दूरी तय करवाना है तो आपको जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिलेगा वो किधर मिलेगा? ऊपर के ही किसी पॉइंट पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए S2 वाले रे ऑफ लाइट को ज्यादा दूरी तय करके पहुंचना पड़ेगा, और S1 वाले रे ऑफ लाइट को तुलनात्मक रूप से कम दूरी तय करना पड़ेगा। और क्योंकि ये पहले से ही ज्यादा दूरी तय कर रहा था, तब जाकर के ऊपर के किसी पॉइंट पर ये दोनों आपस में बराबर दूरी तय करेंगे, और वहां पर आपका डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0 होने की संभावना है। अगर आप नीचे का कोई पॉइंट ले लोगे तो नीचे तो भाई पहले से ही ये ज्यादा दूरी तय कर रहा था, अब और भी इसको ज्यादा दूरी तय करके यहां पहुंचना पड़ेगा, और इसको कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो नीचे तो आपको डेल्टा एक्स 0 मिलने नहीं वाला है, जब मिलेगा तो ऊपर ही मिलेगा। तो आपको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट क्या होगा? पहले वाले पोजीशन से शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। करेगा कि नहीं करेगा? अब हमें यही पता करना है कि जो आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट था पहले यहां पर, वो कितनी दूरी तय करके यहां पर शिफ्ट हो गया। ये वाला है आपका ओल्ड ब्राइट स्पॉट, और ये है आपका न्यू ब्राइट स्पॉट। अब मेरे को यही पता करना है कि ओल्ड ब्राइट स्पॉट कितनी दूरी शिफ्ट करके आपका पी तक पहुंच चुका है। कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि यहां पर आपका डेल्टा एक्स क्या हो चुका है? यहां पर आपका डेल्टा एक्स 0 हो चुका है, तभी तो वहां पर आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट आपको मिला है। ठीक है, और डेल्टा एक्स कब 0 होगा? तब 0 होगा जब आपका ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, इन दोनों रे ऑफ लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस ईटा -1 इंटू डेल्टा ईटा -1 इंटू टी के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि अच्छा ऐसे समझो, इस वाले रे जो पुराना ये वाला फिगर था, ये वाला जो लाइट था, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपने बोला कि सर ये जो रे ऑफ लाइट था, S1 से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा था, ये ज्यादा दूरी तय कर रहा था। कितनी ज्यादा दूरी तय कर रहा था? इतनी ज्यादा दूरी तय कर रहा था। हमने क्या किया कि इस वाले को क्योंकि इसको भी हमें इसको भी ज्यादा दूरी तय करवाना था, तो हम ऊपर के किसी पॉइंट पर चले गए और वहां पहुंचे तो हमने देखा कि अब ये वाला जो ये कितना दूरी तय करेगा? ज्यादा, डेल्टा एक्स। यही तो आपका पाथ डिफरेंस होता था। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो ये आपको पता चल जाता था कि दूसरा वाला रे ऑफ लाइट पहले की तुलना में कितना ज्यादा चला। मान लेते हैं कि ये डेल्टा एक्स ज्यादा चला। ये डेल्टा एक्स कितना होता था? यहां पर अगर एंगल आपका थीटा बनता था तो ये डेल्टा एक्स होता था आपका डी साइन थीटा। ठीक है, S2 को आप कितना ज्यादा दूर कितना एक्स्ट्रा चलवा रहे हो? आप S2 को एक्स्ट्रा चलवा रहे हो डी साइन थीटा के बराबर। अगर x2 के द्वारा चला गया एक्स्ट्रा दूरी S1 के द्वारा चले गए एक्स्ट्रा दूरी के बराबर हो जाए तो वहां पर डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। S1 जितना एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा था, ये क्या था? S1 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ, और S2 जो एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है अब वो डी साइन थीटा है। अगर ये डी साइन थीटा उसके बराबर हो जाए तो दोनों बराबर दूरी तय कर लेंगे और वहां आपको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस डेल्टा x2 को डेल्टा x1 के बराबर करने जा रहे हैं ताकि यहां पर आपका डेल्टा x 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डी साइन थीटा को बराबर कर देंगे किससे? ईटा -1 टाइम्स ऑफ टी के। यहां से आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? साइन थीटा का वैल्यू आ गया ईटा -1 इंटू टी बाई स्मॉल डी। और आपको पता है कि क्योंकि थीटा आपका स्मॉल होता है यहां पर, तो आप साइन थीटा को किसके बराबर ले लेते थे? टेन थीटा के बराबर ले लेते थे। तो यहां से आपका टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? टेन थीटा का वैल्यू आ गया ईटा -1 इंटू टी बाई स्मॉल डी।
आ गया। और आपका tan थीटा को अब लिख क्या सकते हो, अगर आपका मान लो ये वाला पॉइंट यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका अगर थीटा है जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y बाई कैपिटल डी। तो आप लिख दो tan थीटा इक्वल टू क्या, y बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ t बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो आपका यहां से y कितना आ गया, आपका यहां से y आ गया ईटा माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आया। तो आपका जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है जहां पर पहले बन रहा था वहां से कितना शिफ्ट कर गया, ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये क्या बता रहा है आपका, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। एक बार और समझिएगा कि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। कहां पे, ये tan थीटा का वैल्यू है। इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को, यहां पर tan थीटा लगाया आपने। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y बाई कैपिटल डी। तो y का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आया समझ में। हम फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं, यहां से जो रे ऑफ लाइट चल रही थी वो एक्स्ट्रा दूरी तय कर रही थी, कितना, ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी। आपने क्या किया, S2 को भी एक्स्ट्रा दूरी तय करवाया। कितना एक्स्ट्रा दूरी तय करवाया, d sin थीटा। अब इसके द्वारा तय किया गया एक्स्ट्रा दूरी d sin थीटा, अगर इसके द्वारा तय किया गया एक्स्ट्रा दूरी ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी के बराबर हो जाए तो वहां डेल्टा x 0 हो जाएगा। तो हमें वही पॉइंट चाहिए जहां डेल्टा x 0 होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट करके ये दूरी निकाल ली कि भाई अब आपका जो न्यू ब्राइट स्पॉट है वो आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से कितना शिफ्ट कर गया। लिख लीजिए इसको। तो आपने बोला कि सर अगर आप किसी भी एक स्लिट के सामने ग्लास स्लैब लाके रख देंगे तो उसकी वजह से आपका जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है कितनी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ t इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हो गया क्या आपका शिफ्टिंग इन सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने ये ग्लास स्लैब नहीं रखा था यहां पर, तो आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कहां बन रहा था, आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट यहां पर बन रहा था। ठीक है, रास्ते में कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। इसके ऊपर आपको, इसके ऊपर जस्ट क्या मिलता था, आपको मिलता था पहला डार्क स्पॉट मिलता था। ठीक है, कितनी दूरी पर मिलता था पहला डार्क स्पॉट, d लैम्बडा बाई 2d पर मिलता था। उसके ऊपर वो क्या मिलता था, पहला ब्राइट स्पॉट मिलता था। कितनी दूरी पर मिलता था, यहां से यहां तक का कितना दूरी होता था, d लैम्बडा बाई स्मॉल d। फिर आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था दूसरा डार्क स्पॉट। कहां पर मिलता था, ये आपका यहां से सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तक का कितना दूरी होता था, ये होता था आपका 3d लैम्बडा बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल d। अब क्योंकि आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट ही शिफ्ट हो गया है ऊपर, तो क्या ये सारे भी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यही पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट ही ऊपर पहुंच गया, तो ये सब भी इतनी सेम दूरी यहां पर पहुंच जाएंगे। पहले आपका जो आपका डार्क स्पॉट बन रहा था d लैम्बडा बाई 2d से, यहां से अब वही डार्क स्पॉट यहां से यहां पर बनेगा। कितना दूरी पे, d लैम्बडा बाई 2d पे बनेगा। आपका जो पहला ब्राइट स्पॉट था वो आपका यहां से यहां कितनी दूरी पर बनता था, d लैम्बडा बाई स्मॉल d पे, अब भी बनेगा, बट उसका दूरी यहां से होगा आपका कितना होगा, d लैम्बडा बाई, यहां से d लैम्बडा बाई स्मॉल d पर बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपका हर पॉइंट, अगर आपका बोलोगे फर्स्ट डार्क स्पॉट आपको कहां पर मिलेगा, यहां से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क स्पॉट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट तो यहीं पे है ना, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सेंट्रल पॉइंट। फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट से इसकी कितनी दूरी होगी, तो सेंट्रल पॉइंट से इसकी दूरी होगी, इतने में जोड़ दो कितना, d लैम्बडा बाई 2d, तो ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ t d बाई d, मतलब यहां से लेके यहां का दूरी प्लस कितना, प्लस d लैम्बडा बाई 2d। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट स्पॉट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट कितना हो जाएगा, ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ t इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d प्लस d लैम्बडा बाई d, है कि नहीं।
इसी लॉजिक पर चलते हुए अगर आपसे हम पूछ लें कि बताओ nth डार्क स्पॉट का सेंट्रल पॉइंट से कितना दूरी होगा, तो आप क्या कर देंगे? nth डार्क स्पॉट के लिए आप क्या कर देंगे? इस दूरी में nth डार्क स्पॉट के लिए nth डार्क स्पॉट के लिए अगर आप सेंट्रल पॉइंट से दूरी निकालेंगे तो आप इस दूरी में क्या जोड़ देंगे? ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी में आप जोड़ देंगे nth डार्क स्पॉट का दूरी कहां से? यहां से जो आपका nth डार्क स्पॉट का दूरी होता था कितना होता था? 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी लैम्डा बाई 2d ये होता था। ये आप क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। अगर आपसे हम पूछ ले कि बता दो nth ब्राइट स्पॉट का दूरी कहां पर होगा सेंट्रल पॉइंट से, तो आप इस दूरी में क्या जोड़ देंगे? ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी में आप जोड़ देंगे क्या? एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। आया समझ में? लिख लीजिए। देखो भाई, आपने जब रास्ते में कोई सा भी ग्लास स्लैब नहीं रखा था तब आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट आपको कहां मिल रहा था? आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट आपको यहां मिल रहा था, क्योंकि दोनों रेज ऑफ लाइट जो यहां पर पहुंच रही थी वो इक्वल दूरी तय करके पहुंच रही थी। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना? दोनों रेज ऑफ लाइट आपकी कहां पर पहुंच रही थी? यहां पर पहुंच रही थी, और दोनों के पार्ट डिफरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है। जैसे ही आपने यहां पर एक ग्लास स्लैब को ला करके डाला, जैसे ही आपने बीच में इसके एक ग्लास स्लैब को ला करके डाला, हुआ क्या कि जो रे ऑफ लाइट पहले यहां पर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बना रही थी, वही रे ऑफ लाइट अब कहां पे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनाएगी? वो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट आपका शिफ्ट होकर ये कहां पहुंच जाएगा? ये शिफ्ट होकर के आपका कहीं y दूरी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। यहां से आपका कितना दूरी पहुंच गया ऊपर? ये y दूरी पहुंच गया। कितना आया था इस y का फॉर्मूला? अभी हमारा y का फॉर्मूला आया था ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है। आप ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर शिफ्ट होने के चलते जो फ्रिंजेस पहले यहां बन रही थी वो सारी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, है ना? तो भाई मेरे को एक बात बताओ, कितनी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हुई? अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच वेयर शिफ्टेड, इसका वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे? यहां से यहां जैसे ही आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट शिफ्ट हुआ तो कितनी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हुई? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? मेरे को एक बात बताओ भाई, जितनी फ्रिंजेस इनके बीच में होंगी उतनी ही फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हुई होंगी। यहां से यहां के बीच में जितनी फ्रिंजेस होंगी उतनी ही फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हुई होंगी ना, और तो कोई नया फ्रिंज तो नहीं आया होगा। तो यहां से यहां के बीच में कितनी फ्रिंजेस थी अगर हम ये निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई होंगी। तो यहां से यहां के बीच में कितनी फ्रिंजेस थी हम कैसे निकालेंगे? मेरे को यहां से यहां का दूरी पता है, वाई पता है, और मेरे को एक फ्रिंज का विड्थ भी पता है कि एक फ्रिंज का विड्थ कितना होता है, मेरे को पता है। हमने फॉर्मूला निकाला था विड्थ ऑफ फ्रिंज का हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, W जो कितना आता था? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी आया था। तो अगर हम इस पूरी दूरी को y को विड्थ ऑफ एक फ्रिंज से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहां से यहां के बीच में कितनी फ्रिंजेस थी, पता चल जाएगा। तो आप निकाल लीजिए कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन न्यू ब्राइट स्पॉट लिखिए, न्यू ब्राइट स्पॉट एंड ओल्ड ब्राइट स्पॉट। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड बिटवीन न्यू ब्राइट स्पॉट एंड ओल्ड ब्राइट स्पॉट, जो आपका वो किसके बराबर होगा कि आपका, एक मिनट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितने फ्रिंज शिफ्ट होंगी उतनी ही फ्रिंज शिफ्ट होंगी जितनी फ्रिंजेस आपके ओल्ड ब्राइट स्पॉट और न्यू ब्राइट स्पॉट के बीच में होंगी उतनी फ्रिंजेस आपकी शिफ्ट होंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हम कैसे निकालेंगे? तो यहां से यहां का दूरी हमको पता है क्या? y, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? विड्थ ऑफ वन फ्रिंज। मतलब क्या हमारा हो जाएगा? y का वैल्यू हमें पता है कितना? ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कितना? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है। डी से डी कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, आपका फॉर्मूला कितना आ गया? ईटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी अपॉन लैम्डा।
है समझ में? तो इतनी फ्रिंजेस जो थी वो आपके सेंट्रल ब्राइट स्पॉट के शिफ्ट होने की वजह से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। कैसे हमने निकाला भाई? कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी, तो जितनी फ्रिंजेस इस दूरी के बीच में थी उतनी ही फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होंगी। और कितनी फ्रिंजेस इस दूरी के बीच में थी हमने कैसे निकाला? टोटल डिस्टेंस हमारा y को विड्थ ऑफ वन फ्रिंज से डिवाइड करके हमने निकाल लिया। आया समझ में? लिख लीजिए। इस पूरे डिस्कशन से जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर पूरा डिस्कशन करा, इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई यंग साहब के एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा रिजल्ट था जो उन्होंने दुनिया के सामने रखा कि यार जो आप लोग मानते थे ना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, ये बात गलत है। लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, और वेव जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल सिर्फ नहीं करता है, वो और भी डायरेक्शंस में भागेगा। और यही रीजन है कि आपको अलग अलग स्पॉट्स पर अलग अलग टाइप की फ्रिंजेस देखने को मिल रही थी, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क। ठीक है, पहले दुनिया क्या मानती थी? पहले ये मानती थी कि अगर आपका ऐसा स्लिट है, अगर आपने ऐसा स्लिट रखा और यहां से अगर आप रेज ऑफ लाइट को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को अगर आप यहां से पास करा रहे हैं, तो दुनिया का ये मानना था यार कि जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा यहां पर, और यहां पर इसके सामने भी आपको यहां पर ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, यहां पर ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, इसके सामने यहां पर आपको ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, इस स्लिट के सामने, क्योंकि रेज ऑफ लाइट यहां से सीधे चल के यहां आएंगी, और इसके अलावा बाकी यहां पर पूरा डार्क आपको मिलेगा, इधर भी आपको पूरा डार्क मिलेगा, इधर भी आपको पूरा डार्क मिलेगा। ये दुनिया का पहले मानना था। यंग साहब के एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? इसी चीज को गलत प्रूफ किया और बोला कि यार देखो, अगर आप ऐसा ऐसा स्लिट रख देते हो, इस तरह से अगर आप एक स्लिट का अरेंजमेंट रखते हो, और यहां पर अगर आपका स्क्रीन है और यहां से रेज ऑफ लाइट अगर आ रही है, इस स्लिट से पास कर रही है, तो आपका जो आपका यहां पर जो पैटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, उसके ऊपर आपका फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, यहां पे फर्स्ट डार्क, यहां पर आपका फर्स्ट ब्राइट, यहां पर आपका सेकेंड डार्क, यहां पर आपका सेकेंड ब्राइट, यहां पर भी आपका क्या, फर्स्ट डार्क, यहां पर आपका फर्स्ट ब्राइट, यहां पर आपका सेकेंड डार्क, यहां पर आपका सेकेंड ब्राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इसके सामने यहां पर आपको मिलेगा ब्राइट और बाकी हर जगह आपको मिलेगा डार्क। नहीं, आपको यहां पर भी, जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर सेंटर में आपको डार्क मिलेगा, बट हो क्या रहा है, सेंटर में आपको ब्राइट स्पॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट पाथ ना फॉलो करते हुए मल्टीपल डायरेक्शंस में आपका मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। यही तो इसका इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया सामने दुनिया के। तो अब ये जो आपको पता चल रहा है साफ साफ कि भाई लाइट जो है ना, वो आपका बेंड भी कर सकता है, सिर्फ सीधे नहीं चलेगा, लाइट बेंड भी कर सकता है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स को, कॉर्नर्स पर लाइट के मुड़ने की प्रक्रिया को, के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स और अराउंड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स टू एंटर इनटू द शैडो रीजन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब अगर आगे का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है इस डिफ्रैक्शन पर ही होने वाला है कि भाई डिफ्रैक्शन क्या, कब, कैसे, कहां होता है, कब डिफ्रैक्शन होगा, कब डिफ्रैक्शन मतलब डिफ्रैक्शन जब होगा तो तब डिफ्रैक्शन के केस में आपको ब्राइट स्पॉट कहां मिलेगा, डार्क स्पॉट कहां मिलेगा, ये सब अगर हमारा सेम चीज जो हम यहां पर कर रहे थे वो हम डिफ्रैक्शन के भी केस में करेंगे। फर्क वहां पर बस इतना होगा कि यार जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने इन स्लिट्स का विड्थ नहीं लिया था, मतलब स्लिट्स का डायमेंशन नहीं लिया था। बोला था कि बहुत पतला सा होल है, बहुत पतला सा होल है ना। होल मतलब ऐसा नहीं कि आपका यहां पर लिटरल में होल है, आपको हमने पहले ही क्लास में बताया था कि स्लिट्स आपके कैसे हैं, स्लिट्स आपके नैरो और लॉन्ग, इस तरह से आपके स्लिट्स हैं। ठीक है, इन्हीं स्लिट्स को आपने क्या किया था, 90 डिग्री घुमाया था, तो ये आपका अरेंजमेंट देखने को मिला था। तो हमने ये जब किया था तो ये जो आपके स्लिट्स थे, इन स्लिट्स का डायमेंशन हमने लिया था क्या? नहीं लिया था। स्लिट्स के बीच की दूरी आपने ली थी स्मॉल डी, और इनका डायमेंशन आपने नहीं लिया था। अब जो हम डिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, अब हमारा जो स्लिट होगा उसका भी एक डायमेंशन होगा, उसके बीच में भी अच्छी खासी दूरी होगी, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिफ्रैक्शन में वो हम देखेंगे। ठीक है, बट उसका मेजर जो डिस्कशन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप डिफ्रैक्शन में घुसोगे बहुत अच्छा खासा उसमें आपको टाइम लगेगा। आज बस लिखिए कि डिफ्रैक्शन होता क्या है और डिफ्रैक्शन के जो बेसिक्स होते हैं उसको आज हम बस कवर कर लेते हैं। आपने बोला कि सर अगर मान लीजिए कि यहां से आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से आपका लाइट निकल रहा है,
मल्टीपल डायरेक्शंस में आपका लाइट जा रहा है। इसके बीच में यहां अगर आपने एक ओपेक ऑब्जेक्ट ला करके रख दिया, बीच में आपका ओपेक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया जो कि लाइट को पास करने नहीं देगा, अगर आपने ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर ला कर रखा तो आपको स्क्रीन पर क्या देखने को मिलेगा? स्क्रीन पर आप पहले एक्सपेक्ट करते थे कि यहां पर आपको ब्राइट मिलेगा और इधर आपको नीचे डार्क मिलेगा। ये आपका पहले का एक्सपेक्टेशन था जब आप ये मानते थे कि लाइट जो है सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे चलता है। बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि नहीं भाई, लाइट जो है इस डार्क रीजन में भी कुछ हद तक यहां पर इंटर करेगा, है ना। मतलब यहां से ऐसा नहीं कि आपको यहां से भी डार्क मिलना शुरू हो जाएगा, डार्क आपको मिलेगा बट डार्क जो है आपको थोड़े नीचे से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है इस कॉर्नर पर बेंड कर गया और बेंड करके इस शैडो वाले रीजन में इंटर कर गया, ठीक है। तो इसी चीज को लिखिए कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, bending of light around opaque and sharp objects, bending of light around opaque and sharp objects to enter the shadow region, to enter the shadow region is called what? Is called bending of light around opaque and sharp objects to enter the shadow region is called what? Is called diffraction. Is called diffraction of light। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि क्या सर ऐसा होगा क्या कि आपका यहां मतलब जो पैटर्न बनेगा क्या वो ऐसा बनेगा कि यहां से लेकर के यहां तक आपको पूरा ब्राइट, यहां से यहां तक पूरा ब्राइट और यहां के नीचे पूरा डार्क, ऐसा बनेगा क्या? मतलब कहने का मतलब है कि क्या ब्राइट रीजन में और डार्क रीजन के बीच में आपको एक शार्प बाउंड्री देखने को मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या मिलेगा? आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां तक जब आपका ब्राइट रीजन और आपका डार्क रीजन जब एक दूसरे के नजदीक में आएंगी तो यहां पर आपको कुछ फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको क्या मिलेंगे? कुछ फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे आपके जो फ्रिंजेस का विड्थ होगा, जो डार्क फ्रिंजेस का विड्थ होगा, वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा और धीरे धीरे जाकर के आपका यहां पर ब्राइट रीजन में ब्लेंड कर जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे डार्क फ्रिंजेस का विड्थ कम होते जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे जो आपके ब्राइट फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ कम होते जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इनके ब्राइट रीजन में और आपके डार्क रीजन के बीच में आपको शार्प बाउंड्री देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि between the bright region and dark region, between the bright region and dark region, dark region, alternate bright and dark fringes are obtained। मतलब कि ब्राइट रीजन में और डार्क रीजन के बीच में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे आपको फ्रिंजेस कुछ मिलते हैं और इन्हीं फ्रिंजेस के जैसे जैसे आप डार्क से ऊपर जाएंगे डार्क फ्रिंजेस का विड्थ कम होते जाएगा, जैसे जैसे आप ब्राइट से डार्क में आएंगे आपके ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ जो आपका वो कम होते जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, जहां पर आज हमने सिर्फ आपके डिफ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया है कि लाइट जब भी आपके ओपेक ऑब्जेक्ट से पास करती है तो क्या होती है? कॉर्नर्स के अराउंड बेंड करती है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब डिफ्रैक्शन का जो डिटेल्ड डिस्कशन है कि डिफ्रैक्शन के केस में आपको ब्राइट फ्रिंजेस कब मिलेंगी, आपको डार्क फ्रिंजेस कब मिलेंगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी, वो सारा डिस्कशन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज जितनी भी चीजें पढ़ाई गई आपको समझ में आया है? कहीं कोई डाउट है? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा आपका मंडे को।